हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन में नियम और कानून का पालन कर रहे होंगे, जिससे कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास रह रहे लोगों को कोविड से बचा सकें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नया तरीका, या फिर कहें नई नीति, या फिर एक नया फॉर्मूला, जिससे कि वो कहते हैं कि करप्शन को ख़त्म कर देंगे और अपने जो कार्य प्रणाली है हमारी मिनिस्ट्री की उसको इफ़िशिएंट कर देंगे। तो क्या है वो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इनएफिशिएंट और करप्ट स्टाफ को अर्ली रिटायरमेंट दे देंगे। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कि आप देख सकते हैं। आर यू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? मोदी गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस न्यू स्टेप टू वीड आउट इनएफिशिएंट एंड करप्ट स्टाफ। तो कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो ये है, क्या कुछ करप्ट एम्प्लॉयज़ को हटाकर करप्शन ख़त्म किया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या काम की इफ़िशियंसी सच में बढ़ाई जा सकती है इनएफिशिएंट स्टाफ को निकाल कर? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैरामीटर्स हैं जिससे ये जज किया जा सके कि ये एम्प्लॉय या ऑफिसर्स करप्ट हैं, या जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं करप्ट होने के वो सही हैं? एलिगेशंस प्रूव होने से पहले रिटायर करना भी तो ठीक नहीं होगा ना। ये द प्रिंट का आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं। ऑल मिनिस्ट्रीज टू लिस्ट आईएएस आईपीएस अदर ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटीग्रिटी फॉर अर्ली रिटायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब आईएएस आईपीएस और सारे एम्प्लॉयज़ को रिटायर कर देगी अर्ली, जो कि जिनकी इंटीग्रिटी या फिर कार्य करने का तरीका या फिर अपने कार्य के प्रति समर्पित ना होना, उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पर अर्ली रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज़ को आदेश देते हुए कहा है कि जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ 50 से 55 के एज ग्रुप में आते हैं, या जिनने अपनी 30 साल सर्विस पूरी कर ली है अपने डिपार्टमेंट में, अगर वो करप्ट पाए गए हैं या पास्ट में उनका कोई करप्शन रिकॉर्ड रहा है या फिर उनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस हैं, तो उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो एम्प्लॉयज़ 50 से 55 के एज ग्रुप में हैं, या फिर 50 से 55 के एज ग्रुप में आने वाले हैं, या फिर जिन लोगों ने 30 साल की अपनी सर्विस जो है कंप्लीट कर ली है, उनको समीक्षा में रखा जाए, उनको रिव्यू में रखा जाए, उनकी क्वार्टरली बेसिस पर टेस्टिंग की जाए कि वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने कार्य करने में एफिशिएंट है या फिर इनएफिशिएंट तो नहीं है। और अगर वो ऐसा पाया जाता है तो उनको जो है अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाए बाय गिविंग अ नोटिस पीरियड ऑफ अराउंड 3 मंथ्स। तो एक बहुत अच्छा मूव है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है कि आप करप्ट ऑफिशियल्स को और एम्प्लॉयज़ को हटा दें और इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स को भी हटा दें। पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सारी बात जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की होती है, कि आप चीज़ों के इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, एक बहुत अच्छा मूव था, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था, उससे भी करप्शन को ख़त्म किया जा सकता था। पर क्या वो सक्सेसफुल मूव था? आपके हिसाब से सक्सेसफुल था? मेरे हिसाब से तो वो सक्सेसफुल नहीं था। आइडिया बहुत अच्छा था, पर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करे जाने के कारण या फिर ठीक से प्लानिंग मैनेजमेंट ना होने के कारण वो डिज़ास्टरस साबित हुआ, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर फेल साबित हुआ। इनफैक्ट जो इंसान पहले 100 नोट छुपा के 1 लाख का करप्शन करता था, आज वो इंसान 100 नोट छुपा कर 2 लाख का करप्शन कर सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नोटबंदी से करप्शन कम हुआ? बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि नोटबंदी से करप्शन कम हुआ? शायद हम तो नहीं कह सकते, पर निर्मला सीतारमन जी जो कि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह सकती हैं कि करप्शन नहीं कम हुआ है। हैज़ करप्शन इंक्रीज सिंस डिमोनेटाइजेशन? निर्मला सीतारमन सेज यस। तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द अर्ली रिटायरमेंट। एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ कैन बी इंक्रीज। क्या सच में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट न्यू रिक्रूटमेंट्स कैन बी डन, एंड आई एम नॉट ऑल्सो श्योर अबाउट द करप्शन। अब इसके कॉन्स क्या हैं? प्रोज तो हमने देख लिए, लगभग 2 ही हैं। सम ऑफ द ऑफिशियल्स नॉट बीइंग करप्ट बट दे ऑल्सो हैव टू सफ़र। अब इसमें जो ऑफिशियल्स करप्ट नहीं होंगे उनको भी सफ़र करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वही वाली सिचुएशन इसमें हो जाएगी, क्योंकि कुछ करप्ट ऑफिसर्स नहीं होंगे बट उनको भी फिर भी अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब ये क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इलेक्टेड स्टाफ आएगा हमारे पास, जो नया इलेक्टेड स्टाफ होगा, नया रिक्रूटमेंट जो हम करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करेगी, वो करप्शन का भागीदार नहीं बनेगा या फिर आगे चल के करप्शन नहीं करेगा। अब जैसे कि हम अगर पर्सनल लाइफ में जाएँ तो फ्यूचर प्लान्स जो लोगों के हैं जिनको अर्ली रिटायरमेंट अगर दे दिया जाएगा,
उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे फ्यूचर प्लान्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लाइबिलिटीज़ ऑफ द विक्टिम्स ऑफ अर्ली रिटायरमेंट्स विल इंक्रीज। लाइबिलिटीज़ जैसे कि हम जानते हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। योर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विल बी स्मॉलर। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। यू विल नीड टू फाइंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते रहें तो हमारा शेड्यूल बना रहता है, बॉडी हेल्दी रहती है। बट अगर हम हमारी जॉब चली जाएगी तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा रूटीन बिगड़ जाएगा और हमारी हेल्थ ख़राब होने लगेगी। योर रिटायरमेंट सेविंग्स विल हैव टू बी लास्ट लॉन्गर। हमारे पास ज़्यादा रिटायरमेंट सेविंग्स होनी चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें, अदरवाइज़ हम सड़क पे भी आ सकते हैं। अब क्योंकि ये डिसीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स की भी कर लेते हैं। एक बहुत ही रिनोन्ड कोट है, शायद आपने सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब शुभ काम घर से ही क्यों ना शुरू करें। तो हम देख लेते हैं एक बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एमएलएज या फिर एमपीज़ हैं या फिर मेंबर्स हैं, वो कितने ज़्यादा सही हैं। बीजेपी हैज़ मैक्सिमम एमपीज़ विद क्रिमिनल एंड करप्शन केसेस अगेंस्ट देम। दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। सबसे ज़्यादा केसेस जो चल रहे हैं वो एमपीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चल रहे हैं, करप्शन के और क्रिमिनल के। उसके बाद 55% ऑफ लोकसभा एमपीज फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस आर फ्रॉम बीजेपी। ये ऐसा कहा है इंडिया स्पेंड ने। ये सारी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। 55% ऑफ द लोकसभा एमपीज आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। और हम क्या कर रहे हैं, हम पहले छोटे तबके को जो कि हमेशा से दबता ही रहता है उसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नौकरी उससे छीन के। तो क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही की जाए ना। तो क्यों ना हम पहले अपने अंदर को सुधारें, फिर उसके बाद बाहर को सुधारने की कोशिश करें। सो यू कैन रीड द न्यूज़ और द आर्टिकल completely over here. At the end of the term of the current 16th Lok Sabha, the Bharatiya Janata Party continues to have the highest number of parliamentarians charged with criminal offences. जैसे कि आप जान सकते हैं कि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय सबसे ज़्यादा जो एमपीज़ हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। Across parties of 521 Lok Sabha members of Parliament 106, 20% are charged with serious offences, out of which 20% जो लोग हैं उनके ऊपर serious offences चल रहे हैं, जैसे कि murder, inciting communal disharmony, kidnapping and crime against women. As many as 55% of these are from the BJP, that is 92, compared with 2% from the Congress, 3% from All India Anna Dravida Munteera Kazhagam AIADMK, and 17% from Shiv Sena and 7% from Trinamool Congress. And this is the survey done by National Election Watch (NEW), a campaign run by advocacy group Association of Democratic Reforms. So you can read over here, the complete article is given in the description. 7 politicians with corruption charges, CBI and ED won't raid. तो ये 7 मेंबर्स हैं जो कि टॉप 7 मेंबर्स हैं रूलिंग पार्टी के, जिनको कि CBI और ED भी रेड करना ठीक नहीं समझती है। तो सबसे पहले आते हैं BS येदियुरप्पा साहब। ही हैज़ बिकेम कर्नाटकाज चीफ मिनिस्टर अगेन डिस्पाइट बीइंग अ वेरी इमेज ऑफ करप्शन इन कर्नाटका। दोबारा से कर्नाटका के CM बन गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी करप्शन करें। अक्यूज इन लैंड एंड माइनिंग स्कैम्स विद डायरीज रिकवर्ड फ्रॉम हिज positions showing hefty amounts being paid to top BJP leaders, judges and advocates. Yediyurappa today stands tall, acquitted of most of the charges. कोई बात नहीं, ये करप्शन करें कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बैलरी। रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बैलरी के ऊपर 16,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जो कि एक्सेसिव लैंड माइनिंग में किया गया। मतलब जहाँ पे माइनिंग प्रोहिबिटेड थी, जहाँ पे माइनिंग करना मना था, वहाँ पे भी इन लोगों ने माइनिंग की और उसके बाद भी ये लोग अभी फ्री हैं। इनके ऊपर भी कोई CBI और ED का कोई भी दबदबा नहीं है, या फिर CBI और ED भी इनसे डरती है कि रेड करेंगे तो हमें शायद हमारी ही नौकरी ना चली जाए। नेक्स्ट आते हैं आपके हिमांता बिस्व शर्मा, जिनको कि अमित शाह ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। तब ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई थी कि इनके ऊपर लगे हुए वाटर सप्लाई के घोटाले को लेकर, जो गुवाहाटी में हुआ था, जिसको कि लुइस बर्गर केस के नाम से भी जाना जाता है, कि इनको जेल में डालना ही डालना है। इसके अलावा इनके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी केसेस चल रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जनाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ज्वाइन कर लिया और सारे केसेस जो है वो रफा दफा हो गए,
क्योंकि अब तो ये मैन विद पावर की साइड है, तो अब इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद उसके बाद आपके आते हैं शिवराज सिंह चौहान। इनको कौन नहीं जानता है, ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं जिनको व्यापम जैसे बड़े स्कैम में गिल्टी नहीं पाया गया। क्या अगर ये अपोजिशन में होते या फिर रूलिंग पार्टी में ना होते तो भी उनके साथ यही होता। व्यापम जहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, इतनी सारी रिश्वत दी गई नौकरी लगवाने के चक्कर में। उसके बाद आते हैं आपके मुकुल रॉय साहब। मुकुल रॉय साहब ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन की थी तब ये नारदा स्टिंग केस, जो कि एक प्राइवेट चैनल है, उन्हें किया था, उसमें पकड़े गए थे और शारदा चिटफंड केस में दोषी पाए गए। पर फिर आज आज़ाद हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। ये अच्छा है। आप बस क्या करें, जैसे कि आपको पता लगे कि आप फंस गए हैं, आप बस जिधर पलड़ा भारी है उस साइड में शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद आते हैं आपके रमेश पोखरियाल। ये भी एचआरडी मिनिस्टर हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और जब ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे तब ये लैंड स्कैम में और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्कैम में फंसे थे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको रिज़ाइन करने को कहा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते होने की वजह से आज भी ना तो सीबीआई और ना ही उत्तराखंड गवर्नमेंट को कोई जल्दी है इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की। उसके बाद आते हैं आपके नारायण राणे। जिनको कि पिछले साल ही बीजेपी में या फिर हम कह सकते हैं रूलिंग पार्टी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल किया गया। और इनके ऊपर बहुत सारे लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या फिर लैंड स्कैम्स हैं, पर क्योंकि अब ये रूलिंग पार्टी में है इस वजह से ना ईडी को कोई जल्दी है और ना ही सीबीआई को कोई जल्दी है कि इनके केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप अपने दुश्मन से जीत नहीं सकते तो उसको अपना दोस्त बना लीजिए। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले करप्ट एम्प्लॉयज़ को हटाना चाहिए या फिर अपने करप्ट मेंबर्स को हटाना चाहिए? ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप अपना ओपिनियन या फिर अपना व्यू पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।